दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम एक बार फिर उपस्थित है। साथियों, आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का कारण सहित हम आपको उत्तर बताएंगे। साथियों, ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज है जिसका ये टेस्ट नंबर 66 था। यदि आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखें। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। साथियों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो आप इजीली इनको समझ पाएंगे, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है आज का हमारा कि डीसी मशीन में एक कम्यूटेटर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डीसी मशीन के कम्यूटेटर का बिहेव किसके समान होता है। साथियों, कम्यूटेटर में मैं कम्यूटेटर से पहले आपको एक दूसरे नाम की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं जिन्हें हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। जब अनेक स्प्लिट रिंग होती है तो वो मिलकर एक कम्यूटेटर का निर्माण करती है। स्प्लिट रिंग के प्रत्येक एक सेगमेंट को ही हम कम्यूटेटर का एक सेगमेंट बोलते हैं। यानी हम सेगमेंट की यदि बात करें तो जो कम्यूटेटर की स्प्लिट रिंग यानी दो सेगमेंट होते हैं वो हमें इस तरह से आउटपुट देते हैं। हमने क्या किया कि स्टडी डीसी यानी स्थिर मान की डीसी प्राप्त करनी थी, इसलिए हमने स्प्लिट रिंगों की संख्या बढ़ा दी। यानी हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई ना कोई एक स्प्लिट रिंग हर क्षण पीक वैल्यू पर रहे, ताकि हमें लगातार एक शुद्ध डीसी का मान प्राप्त होता रहे। तो एक कम्यूटेटर का बिहेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन के समान होता है, वो भी फिल्टर किया हुआ फुल वेव रेक्टिफिकेशन के समान। याद रखें, फुल सेटिंग डीसी का फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल फिल्टर किया हुआ शुद्ध डीसी के समान। क्योंकि किसी न किसी समय कोई ना कोई एक स्प्लिट रिंग शिखर मान पर रहती है और हमेशा एक स्टडी मान की डीसी प्रदान की जाती है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन देता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, साइन वेव की समीकरण सिक्स प्लस जे 8 ओम में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहचान कीजिए। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट था। आई थिंक सबका सही भी हुआ होगा जिन्होंने टेस्ट दिया है, अटेम्प्ट किया है। ये जो पहले लिखा हुआ होता है ना, ये हमेशा रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ जो लिखा हुआ होता है ये अपना एक्स होता है, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या फिर वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो। यानी ये दोनों इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और ये जो जेड होता है इसको कंजुगेशन समीकरण के नाम से जानते हैं अपन, एक तरह से सदिश योग को ही संकेत करता है। तो ये जो 6 होता है ये आर है, 8 जो है ये एक्स है। अब ये तो ये एक्स एल हो सकता है या एक्स सी हो सकता है। इन दोनों की स्क्वायर करके हम अनरूट करके जेड निकालते हैं। तो 6 और 8 का देखा जाए तो रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया, इम्पीडेंस 10 ओम आएगा, फिर परिपथ का पावर फैक्टर 0.6 ही आएगा क्योंकि आर बटे जेड होता है। आर 6 है, जेड 10 आया था, 0.6 हो गया पावर फैक्टर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है। यानी एक तरह से डी जो है वो गलत हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 ओम नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है। अगला हमारा सवाल है कि सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। यानी सेल का नाम दिया गया और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है वो हमें दिया गया। देखो, लेड एसिड सेल में H2SO4 तनुगंधक का अम्ल होता है। निकिल आयरन सेल में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl होता है। वोल्टेइक सेल में जिंक क्लोराइड नहीं होता, ये गलत हो गया। वोल्टेइक सेल में भी H2SO4 ही होता है। अगला हमारा सवाल है कि डबल कैपेसिटर मोटर में 75% स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं हटा है, बताइए क्या होगा। अब देखिए, मेरे हिसाब से स्टूडेंट इन चीज़ में कंफ्यूज रहे होंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी या फिर कैपेसिटर नष्ट हो जाएगा। साथियों, दो चीज़ें होती है, ध्यान रखना।
डबल कैपेसिटर मोटर का मतलब ये है कि ये मोटर पहले कैपेसिटर स्टार्ट और बाद में कैपेसिटर रन मोटर की भांति चलती है। मेन से इस मोटर में रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक कैपेसिटर रनिंग के समय भी जुड़े ही रहते हैं। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग तो सर्किट से हटती नहीं है, वो तो काम करने के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब वो तो नष्ट नहीं होगी। तो इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य है कि 75% या इससे अबव स्पीड जाती है तो जो हाई मान का कैपेसिटर था, जो कि सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है, वो हट जाना चाहिए। यानी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य केवल उच्च मान के कैपेसिटर को हटाना है, ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को। यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं हटेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर डैमेज होगा। वाइंडिंग का यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल है, वाटलेस घटक किसे कहा जाता है? देखो, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, वाटलेस और वाटफुल। तो जो वी आई साइन फोई होता है ये वाटलेस होता है, रिएक्टिव घटक भी बोलते हैं इसको। और जो वी आई कोस फाई जो होता है ये वाटफुल घटक यानी एक्टिव कंपोनेंट भी कहलाता है। ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बफर एम्पलीफायर की गेन कितनी होती है? दोस्तों, बफर एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज हमेशा बराबर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गेन जो है वो आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। यानी आउटपुट बटे इनपुट यदि करें तो इसका मान हमेशा एक आता है। इसलिए बफर एम्पलीफायर की गेन कितनी होती है? इकाई होती है। या फिर यूं कहें कि जितनी गेन होती है आउटपुट उतने गुना अधिक हो जाता है। जैसे एक एम्पलीफायर की गेन यदि 5 वोल्ट है, 5 है, और इनपुट इसका यदि 10 वोल्ट है तो आउटपुट में 50 वोल्ट मिलेगा। तो बफर एम्पलीफायर की गेन एक होने का मतलब क्या है कि इनपुट इसकी 10 है, आउटपुट भी 10 वोल्ट ही होता है। यानी इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। बफर एम्पलीफायर में गेन हमेशा इकाई होती है। अगला हमारा सवाल है, एक अल्टरनेटर में कॉइल पिच का मान 5/6 है। यानी ये शॉर्ट पिच हो गई, ठीक है। मतलब सीधा सा है, वाइंडिंग 180 डिग्री पर तो नहीं बनाई गई है। तो फिर बताइए हमें, वैद्युतिक डिग्री में वाइंडिंग कितने डिग्री शॉर्ट पिच है? देखिए भाई, कितनी शॉर्ट पिच है इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जब भी कैलकुलेट करना हो ना तो सबसे पहले वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाल दो। 5/6 जो है ना, इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए ये आएगा 150 डिग्री। यानी कि सवाल क्या बना है? सवाल ये बना कि एक अल्टरनेटर की कॉइल पिच 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, तो बताइए शॉर्ट पिच कितनी हो गई? तो अल्टरनेटर में वाइंडिंग 180 डिग्री के अनुसार की जाती है, हमने 150 पर की है, इसका मतलब वाइंडिंग 30 डिग्री शॉर्ट पिच हो गया। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्टार संयोजन के लिए सही है? देखो, ए और बी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता ना, क्योंकि लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, फेज वोल्टेज, ये दोनों बराबर नहीं होते, ना ही दोनों में √3 का संबंध होता। इसका मतलब ए और बी तो नहीं होगा। फिर देखिए क्या होगा, डी इसलिए नहीं हो सकता कि फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना नहीं होता, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, राइट। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है, जबकि फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज का 0.577 मल्टीप्लाई होता है। यानी लाइन वोल्टेज में आप √3 का भाग दे दो, या फिर लाइन वोल्टेज को आप 0.577 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर एक जितना ही आता है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। लाइन करंट फेज करंट बराबर फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज इंटू 0.577। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च करंट लेता है, इसका कारण क्या है? देखो, इसके दो रीजन होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में तो हमसे बैक ईएमएफ के बारे में पूछा गया था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ 0 होता है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज का अपोजिशन कोई कर नहीं पाता है और हाई करंट आर्मेचर में जाता है।
लेकिन सेकंड रीज़न भी आपको यदि कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा भी, अकेला बैक ईएमएफ ही वोल्टेज का अपोज नहीं करता। जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया था, आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी इसका अपोज करता है, लेकिन आर्मेचर का प्रतिरोध एक्चुअल में होता बहुत कम है, 1 ओम या इससे भी कम होता है। यानी डीसी मोटर के स्टार्टिंग में उच्च धारा के दो कारण आपको देने हैं। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान 0 होना और आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होना। अगला हमारा सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? तब होती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस का मान बराबर हो। तो इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही हो सकती है? कॉपर लॉस और आयरन लॉस का अनुपात 1 होना चाहिए, कॉपर लॉस माइनस आयरन लॉस का मान 0 होना चाहिए, कॉपर लॉस आयरन लॉस बराबर होना चाहिए। इस तरह से जहाँ कहीं भी लिखा हुआ वो हम कर सकते थे। ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। कॉपर लॉस और आयरन लॉस का अनुपात 1 होना चाहिए, क्योंकि मान बराबर होगा तो रेशियो 1 आएगा। अगला हमारा सवाल है कि यदि किसी लॉजिक गेट का इनपुट 1 है तो आउटपुट में 1 प्राप्त करने के लिए वो गेट किस प्रकार का होना चाहिए? और गेट ही दे सकता है, क्योंकि इसका आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी होता है। एक 1 है, दूसरा 0 है, तब भी ये हमें आउटपुट में 1 दे देगा। नोट गेट कभी नहीं देगा, क्योंकि वो 1 के बदले में 0 करेगा। एंड गेट तब देता है जब दोनों 1 1 हो। नोर गेट क्या करेगा? इस और गेट का अपोज कर देगा। 1 और 0 के बदले 1 दिया था, आगे इसके बदले में 0 मिलता था। ए ऑप्शन सही रहेगा। और गेट जो है वो 1 हमें प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इनपुट से वो संयोजित है। बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही है? आउटपुट डीसी 45 वोल्ट होगा। सॉरी, गलत पूछा है, तो ये सही होगा, क्योंकि 0.45 इंटू VRMS होता है। दूसरा था रिपल फ्रिक्वेंसी के बारे में, यही गलत हो गया, क्योंकि हाफ वेव की रिपल फ्रिक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। 50 हर्ट्ज है तो रिपल फ्रिक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज आना चाहिए था। डायोड का पीआईवी रेटिंग जो है वो पीक वैल्यू के बराबर होता है, तो 100 का पीक यदि करें तो 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे, 141.4 वोल्ट हुआ ना, तो डायोड पीक मान से अधिक होना चाहिए, यानी लगभग 150 वोल्ट सही रहेगा। और जो हाफ वेव है इसका रिपल फैक्टर फिक्स है, 0.48 होता है। बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग करते समय हमें निम्न में से किन सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए? परिपथ में पावर सप्लाई ऑफ होनी चाहिए, पॉइंटर का कभी शून्य समायोजन नहीं किया जाना चाहिए, यानी 0 पर सेट उसको कभी नहीं करते, लेकिन पॉइंटर का शून्य त्रुटि अवश्य जांच लेना चाहिए, यानी दोनों लीड को शॉर्ट करें तो वो 0 दिखाना चाहिए, और दोनों सिरों को कभी एक साथ नहीं छूना चाहिए। तो ये बिल्कुल चारों सावधानियां हैं जिनका पालन हमें करना था। ऑप्शन रहेगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। चारों सावधानियों का हमें अनुपालन करना होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित हो गया? ट्रांसमिशन वोल्टेज 400 केवी 132 केवी बिल्कुल सही है। जनरेटिंग वोल्टेज 11 किलोवोल्ट 6.6 केवी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन 250 415 6.6 बिल्कुल सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही नहीं होता? परमानेंट कैपेसिटर मोटर में नहीं होता। इस मोटर में कैपेसिटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों समय में लगे रहते हैं, जबकि बाकी सब में सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक अल्टरनेटर में ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट धारा का अनुपात क्या कहलाता है? इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस बोलते हैं। ई ओपन के समय और आई शॉर्ट सर्किट के समय जो इन धाराओं का अनुपात होता है, इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना होगा। अगला हमारा सवाल है कि एक जग पानी को गर्म करने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा 2 kWh है। यदि उसमें हानियां यानी हीट लॉस 18% हो रहा है, तो बताइए इनपुट ऊर्जा कितनी होगी?
सवाल सीधा सा ये है कि 18% की हानि हो गई, फिर भी 2 यूनिट आउटपुट में मिल रहा है। बताइए इनपुट कितना होगा। यानी 82% एफिशिएंसी है। किसी संख्या का 82% 2 है, बताइए वह संख्या कितनी है। सिंपल सा सवाल है। ये जो 2 है इसमें 0.82 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा 2.43। इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोल के प्रकार और 2 पोल के मध्य दूरी के बीच में निम्न में से कौन सा गलत है। जीआई पोल का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पोल, और ये सबसे हल्के पोल होते हैं जो टेलीफोन लाइन में यूज करते हैं। 30 से 50 मीटर की दूरी होती है। वुडन पोल में 40 से 50 मीटर, आरसीसी में 60 से 100 मीटर। टावर टाइप के पोल में 80 से 100 नहीं, ये गलत हो गया। टावर टाइप में 100 से 300 मीटर की दूरी रखी जाती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस मोटर की गति विशेषता अन्य मोटर से भिन्न है। देखो, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर और शेडेड पोल मोटर, ये सब के सब कांस्टेंट स्पीड मोटर है, स्थिर स्पीड मोटर है। जबकि कैपेसिटर मोटर जो है ये वेरिएबल यानी परिवर्तन गति वाली मोटरें हैं। भार के साथ इनकी गति परिवर्तित होती है, इसलिए डी जो है वो डिफरेंट हो गया। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा ब्रिज तथा उनके उपयोग का सही मिलान नहीं है। देखो, मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस मापने के काम आता है। शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मापने के काम आता है। डी सौटी ब्रिज जो है वो कैपेसिटेंस की तुलना करने के काम आता है। केल्विन का जो ब्रिज है ये लो रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। निम्न या अति निम्न प्रतिरोध को बिल्कुल शुद्ध मान से मापा जाना हो तो केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस के लिए मेगर काम में लेते हैं, जो कि बहुत बेटर रीडिंग देता है। अगला हमारा सवाल है कि चुंबकीय पदार्थ और तापमान के बीच संबंध दर्शाने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो क्यूरी वेस नियम के नाम से उसको जाना जाता है। कुलाम ने चुंबकीय पोलों के बीच बल के बारे में बात की थी। बीएच कर्व ये बताता है कि पदार्थ की परमेबिलिटी, रेटेंटिविटी और कोअर्सिव फोर्स, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैसा रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से किस विन्यास की इनपुट इम्पीडेंस सबसे कम होती है। देखो, इनपुट इम्पीडेंस जो होती है ना वो डिपेंड करती है जंक्शन के अकॉर्डिंग। कॉमन बेस जो होता है ना, इसमें बेस और एमिटर के बीच इनपुट दिया जाता है, और एमिटर बेस एक ट्रांजिस्टर का हमेशा फॉरवर्ड में होता है, जबकि दूसरा जंक्शन बेस कलेक्टर जो होता है ये रिवर्स में होता है। इसका रेजिस्टेंस आई, इसलिए इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का सबसे कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के तांबे के चालकों में टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। तनन सामर्थ्य जो है वो हार्डड्रान कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है। कठोर खिंचा हुआ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम उसको जब खींचते जाएं तो वो बिना टूटे उस तनाव बल को सहन कर ले। हार्डड्रान कॉपर आएगा। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 2 मीटर एक समान तरीके से संयोजित किए जाते हैं। सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, दोनों समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर समांतर में, ये नहीं हुआ। वोल्ट मीटर समांतर में, वाट मीटर सीरीज पैरेलल में। वाट मीटर का सीसी सीरीज में, पीसी पैरेलल में होता है तो अलग हो गया। इसी तरह से एम्पीयर मीटर वाट मीटर भी सेम नहीं था। हाँ, दूसरा, यदि ऑप्शन आ जाए तो ध्यान रखना, वाट मीटर के साथ यदि पावर फैक्टर मीटर आ जाता है तो ये दोनों एक जैसे ही जुड़े जाते हैं। इनका सीसी सीरीज में, पीसी पैरेलल में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑडियो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये वीडियो एम्पलीफायर है और उसके बाद में अपना अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में चला जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाना है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ऑडियो एम्पलीफायर की श्रेणी में आती है। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।